टिश्यूज चैप्टर से आपके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं जिनका आंसर आपको पता होता है लेकिन आप उसको लिख नहीं पाते हो। वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं विच कैन कैपेबल टू परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस। कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। नर्वस टिश्यू तो भाई आपके क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है, तो नर्वस टिश्यू से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अभी चाहे तो लिख करके ले लो, गारंटी मेरी है। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में भाई हम ऑलरेडी आपके टिश्यूज चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी चैप्टर का एक बार वन गो में वन शॉट कर लेते हैं कि भाई टिश्यूज के चैप्टर में प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के हमने क्या क्या फीचर्स पढ़े थे उसका क्विक रिविजन कर लेंगे आज हम इसे एक वन शॉट में। तो मेक श्योर जरूर करना आपकी स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन आप चेकआउट कर रहे हो, क्योंकि ये सेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखो भाई, टिश्यूज चैप्टर से आपके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं जिनका आंसर आपको पता होता है लेकिन आप उसको लिख नहीं पाते हो। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप सेशन को अटेंड कर रहे हो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। भाई गर्मी लग रही है बहुत जोर से एंड हियर वी गो विद द सेशन। अरे भाई कहाँ गया मेरा पेन? कहाँ गया? ये रहा मेरा पेन, ये रहा। तो देखो शेड्यूल ऑफ द वीक मेरा ये है, जिसके पास ये नहीं अवेलेबल है वो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है ताकि आपसे कोई भी मेरा ये इंपॉर्टेंट सा सेशन मिस आउट ना हो जाए। आपके लॉन्ग आवर का वन शॉट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी चैप्टर का 20 मिनट्स का वन शॉट आपका आने वाला है इसी संडे को। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप उसको जरूर से जरूर अटेंड करो, दैट टू एट 8 PM 8 बजे शार्प संडे को आपका ये वन शॉट आएगा 20 मिनट्स का, जरूर अटेंड करना। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन कि भाई एक्चुअली में हमारे टिश्यूज होते क्या हैं। तो वी हैव ऑल रेड अबाउट कि टिश्यूज क्या होते हैं। एक्चुअली दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होते हैं? दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। कैसे सेल्स होते हैं? वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं विच कैन कैपेबल टू परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस। मतलब जैसे कि मैं और मेरी डुप्लीकेट, ठीक है, मैं और मेरा क्लोन जो होगा, मेरी डुप्लीकेट जो होगी, हम दोनों एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो वी बोथ टुगेदर फॉर्म आर टिश्यू। तो हमारे वो सारे सेल्स विच कैन परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्रुपिंग कर ली एंड दे ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यूज। ठीक है, आज हम इसी के बारे में आपका पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन आप टिश्यूज की लिख सकते हो, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर आल्सो एंड परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन और द पर्टिकुलर फंक्शन इन आवर बॉडी इज नोन एज टिश्यूज। ठीक है, इज नोन एज टिश्यूज। ऐसे सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर आल्सो एंड कैन परफॉर्म द सेम पर्टिकुलर फंक्शन, दैट टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यूज। ठीक है, तो ये हमारा सेल था। ऐसे ही सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ने ग्रुपिंग कर ली एंड दे ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यूज। ठीक है, उन्होंने क्या बना दिया? टिश्यूज बना दिया इन द प्लांट बॉडी एंड द एनिमल बॉडी और हमारी बॉडी। ठीक है, तो भाई अगर मैं बात करूं आपके टिश्यूज की, तो हमने सबने दो टाइप के टिश्यूज पढ़े हुए हैं, दैट इज द प्लांट टिश्यूज, प्लांट में भी टिश्यूज होते हैं, एंड एनिमल टिश्यूज जो हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। बस डिफरेंस ये होता है प्लांट और एनिमल टिश्यूज में कि प्लांट टिश्यूज के स्ट्रक्चर आपको थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे। प्लांट टिश्यूज जो होते हैं दे कैन परफॉर्म द इनडेफिनिट ग्रोथ, मतलब कंटिन्यूअसली ग्रो कर सकते हैं, जबकि एनिमल टिश्यूज में कंटिन्यूअस ग्रोथ वाली फीचर जो होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने प्लांट टिश्यूज के साथ में। तो हमारे जो प्लांट टिश्यूज होते हैं इट एक्चुअली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप ऑफ टिश्यूज जिसके फर्दर सब डिविजन्स हैं। तो सबसे पहला टिश्यूज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा टिश्यू आपको पढ़ने के लिए मिलेगा दैट इज द परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्चुअली में वो टाइप के टिश्यूज होते हैं दैट कैन डिवाइड कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बहुत ही एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मतलब
और किसमें प्रेजेंट होते हैं? आपकी प्राइमरी प्लांट बॉडी में। प्राइमरी प्लांट बॉडी का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी है, हम लोग 20 साल तक अपनी हाइट को ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं नन्हे मुन्ने से 5-6 साल के, तो हमारी हाइट कंटिन्यूअसली ग्रो होती जाती है जब तक हम 20 साल के ना हो जाते। तो ये एक कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं हुई, ये एक टाइम तक के लिए ग्रोथ होती है। लेकिन प्लांट टिश्यूज में क्या होता है, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कंटिन्यूअस सेल डिविजन कर सकते हैं और अपने नंबर्स को इंक्रीज करके अपनी हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के टिश्यूज को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर आपके 3 फॉर्म में क्लासिफाइड होते हैं, दैट इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एंड थर्ड आपको इसी में पढ़ने के लिए मिलेगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के फीचर्स जरूर पूछे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पूछी जाती हैं। जो अभी एक्सप्लेन करूंगी तो उसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन उसको जरूर कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कि एक्चुअली में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते क्या हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सबसे पहला फीचर मैंने आपको बता दिया, दे आर द वेरी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, मतलब कंटिन्यूअसली डिविजन परफॉर्म कर सकते हैं, सेल डिविजन, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट भी इंक्रीज होती है और प्लांट की ब्रेथ भी इंक्रीज, विड्थ भी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना, इसीलिए इनकी सेल वॉल काफी पतली होती है, थिन होती है। अब एक बात याद रखना यहाँ पे कि जितने भी फीचर्स आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, उन सबका कोई ना कोई मतलब है, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स है, इसी रीजन की वजह से इजीली वो सेल डिवाइड हो सके उनमें पतली सी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसी रीजन की वजह से प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। आपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाई है कि न्यूक्लियस आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है ना। आप कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं, दैट मींस उसमें एकदम प्रोमिनेंट सा बिल्कुल डार्क सा न्यूक्लियस दिखता है माइक्रोस्कोप में। अगर आप देखोगे डेंस सा साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म इसीलिए होता है क्योंकि वो डिवाइड कर रहे होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स की और वो सारे मटेरियल की जो उनको सेल डिवीजन में चाहिए होते हैं, वो सब आपके साइटोप्लाज्म से उनको मिल जाते हैं। एंड लास्ट में लैक्स सेल वैक्यूल्स। अब आपने अपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा है कि वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, है ना, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। अब भाई वो ऑलरेडी डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको खाने को स्टोर करने का कुछ नहीं होता, उनको खाना स्टोर करना ही नहीं होता है, उनका स्टोरेज से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं होता है ना। तो इसी रीजन की वजह से इन प्लांट्स के, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, इनमें वैक्यूल्स की प्रेजेंस नहीं होती है रे बाबा, ठीक है बाबा, समझे। तो आपको मैंने हर एक फंक्शन का, हर एक कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग बता दिया कि ऐसा वो क्यों कर रहा है या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्यों होती हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के साथ, दैट इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी ना क्या होते हैं, आपके शूट की टिप पे और रूट की टिप पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सॉरी, रूट की टिप पे प्रेजेंट होते हैं। शूट और रूट की टिप का मतलब समझे, जैसे कि मैं अगर पौधा हूं तो मेरा ये जो शूट का टिप है, ये जो टिप है, ये प्लांट की, ये सपोज करो अगर प्लांट है आपका, तो प्लांट की ये शूट की टिप हुई यहाँ पे और ये प्लांट की रूट हुई, तो रूट की टिप पे ये आपके एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कंटिन्यूअसली शूट को ग्रो करवाने में और रूट्स को डाउनवर्ड ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन क्या हो गई, दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द शूट एंड टिप ऑफ द रूट, जिसकी वो क्या करवाते हैं, हाइट इंक्रीज करवाते हैं, क्या करवाते हैं, हाइट इंक्रीज करवाते हैं। तो दो फंक्शन आपके एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या हो गए, सबसे पहली चीज आपको लोकेशन लर्न करनी है, दैट इज दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द रूट्स, सॉरी टिप ऑफ द शूट एंड टिप ऑफ द रूट, और उनका फंक्शन क्या हो जाता है, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट की, लेंथ को इंक्रीज करने में प्लांट्स की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टाइप आपको पढ़ने के लिए मिलेगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द प्लांट, दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द प्लांट। साइड्स ऑफ द प्लांट का मतलब समझे,
जैसे कि ये मेरा प्लांट है अगर, तो प्लांट के इधर साइड पे और इधर साइड पे, राइट और लेफ्ट साइड पे आपके लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट की विड्थ को इंक्रीज करते हैं। किसको इंक्रीज करते हैं? दे इंक्रीज द विड्थ ऑफ द प्लांट। विड्थ, आपको बुक में एक वर्ड मिलेगा गर्थ ऑफ द प्लांट। गर्थ का मतलब, विड्थ का मतलब सेम होता है। गर्थ का मतलब, विड्थ का मतलब एक ही होता है। मोटापा इंक्रीज करते हैं, उसका साइज आपका हॉरिजॉन्टली इंक्रीज करते हैं, मतलब उसको मोटा करने में, प्लांट को मोटा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जैसे कि आप ये एक स्टेम देख रहे हो, है ना, और ये एक स्टेम देख रहे हो, ये स्टेम के बीच में आपको ये बड दिख रही है, ये स्टेम के बीच में आपको ये बड दिख रही है, तो ये बड में, यहाँ पे ये बड में आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इस पोजीशन को हम इंटरनोड्स बोलते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द इंटरनोड्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंटरनोड्स ऑफ द प्लांट। इंटरनोड्स का मतलब एक ब्रांच ये है, उसी से ही अटैच एक और ब्रांच है, तो इन दोनों ब्रांच के बीच में जो ये स्पेस होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो आपके इंटरनोड्स की ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। अब आपका यहां से क्वेश्चन बनता है कि क्या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट होते हैं, या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन दे देगा वो कि ये आपका प्लांट है, इसकी मैंने टिप को उड़ा दिया। टिप को उड़ा दिया मतलब मैंने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को कट कर दिया। ठीक है, तो अब कट कर दोगे तो क्या वो हाइट में इंक्रीज होगा? तो इसका आंसर होता है हाँ, हाइट में इंक्रीज होगा समवॉट। ठीक है, कुछ हद तक वो हाइट में इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि उसमें प्रेजेंट होंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कि एक टाइप के, आपके एक टाइप नहीं बोल सकते, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का ही पार्ट होते हैं, बचा हुआ पार्ट होते हैं। तो अगर आपने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्लांट में से हटा दिया तो हाइट को इंक्रीज करने का काम आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज करने लग जाते हैं। आपने गार्डन्स में देखा होगा, गार्डन्स में फेंसिंग लगी होती है जहां पे प्लांट्स आपके लंबे नहीं होते लेकिन घने हो जाते हैं। तो वो घने इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, और वो लंबे इसीलिए नहीं होते क्योंकि माली जो होता है आपका, वो क्या करता है, आपके एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को कट कर देता है। तो वो थोड़ी बहुत हाइट इंक्रीज दिखाते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिखाते। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कट होने के बाद भी वो थोड़ा बहुत हाइट में इंक्रीज दिखाएगा क्योंकि उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की प्रेजेंस होगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपके परमानेंट टिश्यूज। अब भाई परमानेंट टिश्यूज का मीनिंग मतलब देख करके ही, परमानेंट वर्ड पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब जो एकदम परमानेंट स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? दे कैन परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, उनका एक ही स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और अब ये परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं ना, कहाँ से बनते हैं? जब भी आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जब भी आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या करते हैं, लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन, लॉस द एबिलिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन, दे कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट टिश्यूज जिनकी एक प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। ठीक है, जब भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपनी कैपेबिलिटी लूज कर देते हैं आपका सेल डिवीजन परफॉर्म करने की, तब वो क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है कि मैं सेल डिवीजन के अलावा बाकी चीजों में हेल्प करूंगा, स्टोरेज में हेल्प करूंगा आपका, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करूंगा, सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करूंगा। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। और ये टिश्यूज आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बने हुए होते हैं। बस जब आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैपेबिलिटी खो देते हैं सेल डिवीजन की, तो वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये परमानेंट टिश्यू आपका एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका स्टोरेज का फंक्शन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी का फंक्शन हो गया, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन हो गया। तो ये सारे फंक्शन आपके परमानेंट टिश्यूज परफॉर्म करते हैं। अब ये परमानेंट टिश्यूज आपकी प्लांट बॉडी में दो टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं ये परमानेंट टिश्यू? आपकी प्लांट बॉडी में दो टाइप के होते हैं, आपको डिवीजन से दिखा देती हूँ। ये होते हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज और एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज बताएं क्या होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज को हम लोग सिंपल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे are made up of only
वन टाइप ऑफ सेल्स, उनके पास सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। यही रीजन से उनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। देख रहे हो जाइलम और फ्लोएम कितने सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, कितने सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। बाकी आप पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में कोई डिवीजन देख रहे हो सेल का? नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, ये एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, फर्दर डिवाइड होते हैं पेरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में। और आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, और वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज द जाइलम एंड द फ्लोएम। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द पेरेन्काइमा। तो ये पेरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं दे आर द टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। कैसे होते हैं ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं आपके? ठीक है, सबसे पहला फीचर आपको क्या पता होना चाहिए, दे आर लिविंग इन नेचर। कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं ये। ठीक है, लिविंग सेल्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो भी फीचर्स यहाँ पे आपके लिख रही हूँ ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनसे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका ये होता है कि इनके पास बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, बहुत सारे इनके सेल्स के बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है। और इनकी जो सेल वॉल होती है थिन होती है। कैसी होती है? थिन सेल वॉल होती है, और ये सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। लिविंग सेल्स होते हैं आपके, ऑलमोस्ट हर पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? हर पार्ट ऑफ द प्लांट में, जैसे कि लीफ में, स्टेम में, रूट में, सब में प्रेजेंट होते हैं। और इनका एक ही फंक्शन होता है, दैट इज द स्टोरेज का फंक्शन। क्या फंक्शन होता है इनका? स्टोरेज का फंक्शन होता है इनका। किस चीज का स्टोरेज? वाटर का, सॉरी आपके खाने का स्टोरेज हो गया, या फिर वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज हो गया, कुछ भी हो गया आपका, ये स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लिविंग सेल्स होते हैं, थिन सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, और बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम पेरेन्काइमा के टाइप के ऊपर, जिससे आपका 1 मार्कर का एमसीक्यू या असर्शन रीजन क्वेश्चन जरूर बनता है। तो पहले होते हैं आपके क्लोरेन्काइमा, जो कि आपके टाइप ऑफ पेरेन्काइमा है। अब क्लोरेन्काइमा से CHLOR से आप क्या देख सकते हो? क्लोरोप्लास्ट देख सकते हो। तो ये जो क्लोरेन्काइमा होते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, और ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। इसीलिए इस टाइप के पेरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। दूसरे टाइप के प्रेजेंट होते हैं एरेन्काइमा, जो आपका राइम कर रहा है एयर के साथ। तो ये जो होते हैं आपके एक्वाटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारी एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं पेरेन्काइमा के अंदर, जो इन्हें फ्लोट करवाने में, क्या करवाने में, एक्वाटिक प्लांट्स को ऐसे तैरने में मछली की तरह, एक मछली पानी में गई छपाक वाला, हेल्प करते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है? एरेन्काइमा। तो ये आपके दो टाइप ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं, जो आपके लिविंग होते हैं। एक जो होता है उसमें एयर कैविटीज होती है, तो वो प्लांट को हवा में, सॉरी पानी में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, छपाक छपाक। और ये आपके क्लोरेन्काइमा प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इनके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, जो इनको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सिंपल। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपके कोलेनकाइमा के ऊपर। ठीक है, अब कोलेनकाइमा जो होते हैं ये भी आपके लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, जिंदा सेल्स होते हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो दो चीजों से मिलकर के बनी होती है, दैट इज द पेक्टिन। ये आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। पेक्टिन से बना हुआ होता है और सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, जिसको साथ में हम लोग क्या बोलते हैं? पेक्टोसेल्यूलोसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेक्टोसेल्यूलोसिक बोलते हैं। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो इर्रेगुलरली थिकेंड होती है। कैसी होती है? इर्रेगुलरली थिकेंड। इर्रेगुलरली थिकेंड का मतलब पता है क्या होता है? इर्रेगुलरली थिकेंड का मतलब होता है कहीं से इनकी सेल वॉल मोटी होती है, कहीं से इनकी सेल वॉल पतली होती है। तो इसको हम कहते हैं इर्रेगुलरिटी, कि एक जैसी सेल वॉल नहीं है, इर्रेगुलर थिकेंड एंड्स होते हैं इनके। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये आपकी स्टेम है, और स्टेम जो है जहां से आपकी लीफ अटैच है, दैट इज द petiole of the leaf, that is the petiole of the leaf। ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके कोलेन
काइमा। और ये कॉलन काइमा क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब प्लांट अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो प्लांट एकदम से टूट नहीं जाता है। क्यों नहीं टूटता है? वो बस ऐसे ऐसे हिलता डुलता रहता है जब तक बहुत ही ज्यादा तेज ना हवा चल रही हो। तो समवॉट लेवल तक, कुछ बहुत लेवल तक ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम ऐसे ऐसा मूव कर सकते हैं, वैसे ही प्लांट में प्लांट भी हवा में हल्का सा फुल्का सा ऐसे झूम सकता है। झूमू मैं, झूम बराबर झूम बराबर। तो ये झूम बराबर जो है आपका फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपकी, ये कॉलन काइमा प्रोवाइड करता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? पिटियोल ऑफ द लीफ में, जहां पे आपकी लीफ जो है स्टेम से अटैच होती है, ताकि आपकी लीफ क्या है, एकदम से टूट के बिखर बिखर ना जाए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं हम आपके स्क्लेरेनकाइमा के ऊपर। ये जो स्क्लेरेनकाइमा है भाई, ये अब आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपके डेड सेल्स होते हैं, मरे हुए सेल्स होते हैं, टपक जाते हैं। ठीक है, मरे हुए सेल्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है, काफी ज्यादा थिक होती है। ठीक है, और थिक ये कैसी होती है? रेगुलरली थिकेंड होती है। रेगुलरली थिकेंड का मतलब क्या होता है? हर तरफ से एक जैसी मोटी होती है। और इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा टिश्यू होता है प्लांट में जिसकी सेल वॉल रेगुलरली या फिर इरेगुलरली थिकेंड होती है। तो इरेगुलरली हो गई कॉलेनकाइमा की, और रेगुलरली हो गई आपकी स्क्लेरेनकाइमा की। ठीक है, अब भाई क्या इसमें नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। अब भाई मरे हुए सेल्स में क्या ही जगह की जरूरत होगी, तो नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, एब्सेंट होती हैं सेल्युलर स्पेसेस। और ये आपके प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। भाई अब मरा हुआ सेल है, क्या ही प्रोवाइड करेगा? देखो प्लांट में डेड सेल्स की जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि प्लांट हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रहता है, उसको प्रोटेक्शन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट के अंदर डेड सेल्स का अमाउंट ज्यादा रहता है, और स्क्लेरेनकाइमा उनको सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये सारे डेड सेल्स होते हैं आपके। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक टाइप के लिग्निन मटेरियल से बनी होती है। जो वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है कि स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है? तो इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन, और लिग्निन जो होता है डेड सेल्स में ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके एपिडर्मिस के ऊपर। तो एपिडर्मिस जो होता है आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये क्या होते हैं? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट होते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फ्रॉम द फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन से प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बैक्टीरियल, वायरस, फंगल इन्फेक्शन से प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपकी एपिडर्मिस लेयर जो होती है डेजर्ट प्लांट में, डेजर्ट प्लांट में ये एपिडर्मिस लेयर एक लेयर सिक्रीट करती है, दैट इज द वैक्सी कोटिंग सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है? वैक्सी कोटिंग, जिसको हम क्यूटिन बोलते हैं। ये क्यूटिन जो होता है आपके पानी का लॉस को, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज द ट्रांसपिरेशन को रोकता है। ये जो वैक्सी कोटिंग होती है आपके डेजर्ट प्लांट में, जैसे कि कैक्टस हो गया, उनके जो वैक्सी एपिडर्मिस होती है, वैक्सी कोटिंग दैट इज द क्यूटिन सिक्रीट करती है, जो ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस को रिड्यूस करती है। भाई डेजर्ट में ऑलरेडी पानी की कमी है, ज्यादा पानी लॉस होगा तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोमेटा की, जिससे रिलेटेड आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ ये प्रेजेंट होते हैं ऑफ लीव्स, और इनका मेन काम क्या होता है? आपके गैसेस को एक्सचेंज कराना, दे हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड की बाहर निकालना बॉडी से, ऑक्सीजन यूटिलाइज करना। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन तो पता होगा ना, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर क्या होता है? ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ H2O इन द वाटर वेपर फॉर्मेट, इन वाटर वेपर फॉर्मेट। वाटर वेपर के फॉर्मेट में जब पानी लॉस होता है तो हम उसे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं, और यही प्रोसेस आपका स्टोमेटा करवाता है, गैसेस के एक्सचेंज में भी और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में, दोनों में ही आपका स्टोमेटा हेल्प करता है। ठीक है,
नेक्स्ट करते हैं हम अपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को, दैट इज द जाइलम एंड द फ्लोएम। इससे रिलेटेड आपको एक वर्डिंग पढ़ने के लिए मिलेगी, दैट इज द वैस्कुलर बंडल्स। तो ये जो वैस्कुलर बंडल्स और कोई नहीं, आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम को ही बोला जाता है। आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उन्हीं को ही वैस्कुलर बंडल्स बोला जाता है, ठीक है। और यही आपके वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं फूड के कंडक्शन में, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इन्हीं वैस्कुलर टिश्यूज की वजह से आपके जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्लांट है, मतलब जमीन पे जो पौधे आपने लगाए हुए हैं, इन्हीं जाइलम और फ्लोएम की वजह से ही जिंदा रहते हैं। क्योंकि अपन को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। वैसे ही हमें तो रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, उनको तो मकान और कपड़ा चाहिए नहीं, तो उनको रोटी चाहिए होती। तो रोटी उनको वैस्कुलर बंडल्स प्रोवाइड करते हैं जो उनके लिए बहुत जरूरी होते हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम आपका डेड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, डेड सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है, एक्सेप्ट द जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है। देखो जहां पे भी आपको वर्ड पेरेनकाइमा सुन लो आप लोग, पेरेनकाइमा वर्ड आपको दिख जाए, मतलब समझ जाना वो हमेशा लिविंग सेल होगा, वो हमेशा लिविंग सेल होगा जहां पे भी आपको पेरेनकाइमा वर्ड दिख जाए। तो जाइलम जो होता है वो डेड सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। ये वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है। किसके कंडक्शन में? ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, कंडक्शन में हेल्प करता है, जिसमें मेनली हेल्प करने के लिए आपके ट्रेकीड्स होते हैं। ट्रेकीड्स आपके पानी को रूट्स में से लीव्स तक या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है मूवमेंट। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि पानी हमेशा रूट्स में से लीव तक जाएगा, कभी भी पानी लीफ में से रूट्स तक नहीं आता है, याद रखना ये चीज। और आपके पानी के ट्रांसपोर्टेशन में मेनली ट्रैकीड्स और वेसल्स हेल्प करते हैं, जो एक टाइप के ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं, देखो फाइबर्स जो होते हैं ये आपके डेड पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं। तो जहां जो भी आपका डेड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है वो आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर जो है तीनों ही डेड पार्ट ऑफ द प्लांट है। तो ये पानी के कंडक्शन के साथ साथ आपको प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जाइलम पेरेनकाइमा मैंने अभी आपको बताया, पेरेनकाइमा जहां पे भी वर्ड दिख जाए समझ जाना कि वो लिविंग सेल है और इसका काम होता है फूड का स्टोरेज करना। हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़ चुके हैं, जहां पे हमने पेरेनकाइमा पढ़ा था वो क्या कर रहा था? फूड का स्टोरेज कर रहा था। तो फूड के स्टोरेज में जाइलम पेरेनकाइमा भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम फ्लोएम के ऊपर। फ्लोएम आपके लिविंग सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स। अभी मैंने इससे पहले बताया, जहां पे भी आपको वर्ड फाइबर दिख जाए तो फाइबर का मतलब डेड होता है, फाइबर का मतलब डेड होता है। तो सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ये सब आपके लिविंग पार्ट ऑफ द फ्लोएम होते हैं, इंक्लूडिंग फ्लोएम पेरेनकाइमा। बस फाइबर आपका डेड पार्ट ऑफ द फ्लोएम होता है। और यहाँ पे आपके सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स मेनली फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। मेनली आपका सीव ट्यूब फूड का ट्रांसलोकेशन कर रहा होता है, जिसकी हेल्प करने के लिए जब आपके साथ कोई चल रहा है तो उसको हम कंपेनियन बोलते हैं। तो सीव ट्यूब के साथ में ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये इनकी मदद करते हैं फूड के ट्रांसलोकेशन में। और फूड के स्टोरेज का काम फ्लोएम पेरेनकाइमा करता है। और ये क्या होते हैं? आपके लिविंग सेल्स होते हैं एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। कहाँ होते हैं? फ्लोएम फाइबर्स आपके, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, ये सारे आपके लिविंग होते हैं। ये फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं और ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। क्या करते हैं? बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब खाना आपका लीफ में से रूट्स तक भी जा सकता है, रूट्स में से खाना लीफ तक भी जा सकता है। दोनों साइड, ऊपर नीचे दोनों साइड में आपके मूवमेंट करवाता है फ्लोएम आपका, ठीक है। और यहाँ पे एंड हो जाता है हमारा प्लांट टिश्यू और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपके एनिमल टिश्यू। तो भाई देखो, एनिमल टिश्यू में किस क्वेश्चन में से, किस टिश्यू में से कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है अभी वो बताती हूँ। तो एपिथेलियल टिश्यूज की बात करूं तो एपिथेलियल टिश्यूज में लोकेशन उसकी और लोकेशन के साथ साथ उसके एग्जाम्पल जरूर पूछे जाएंगे, लिख करके ले लो। कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं।
सिमिलरली मस्कुलर टिश्यूज में भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और नर्वस टिश्यू तो भाई आपके क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है, तो नर्वस टिश्यू से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अभी चाहे तो लिख करके ले लो, गारंटी मेरी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनिमल टिश्यू, जिसमें सबसे पहला एनिमल टिश्यू आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल का मतलब होता है सरफेस, एपिथेलियल टिश्यूज का मतलब होता है सरफेस। तो ये आपके मेनली सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो आपके वेरियस डिफरेंट ऑर्गन्स को, टिश्यूज को कनेक्ट करने का काम करते हैं। कनेक्टिंग का मतलब आपस में किसी चीज को कनेक्ट कर रहा है, तो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है चीजों को कनेक्ट करना। मस्कुलर टिश्यूज आपकी मसल्स में प्रेजेंट होता है। नर्वस टिश्यूज जो होता है इनका मेन काम होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करवाना। जो भी हम अपने आसपास एनवायरनमेंट में चेंज देख रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से इंस्ट्रक्शन को हमारे बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम आपके नर्वस टिश्यू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एपिथेलियल टिश्यू कि भाई एपिथेलियल टिश्यू हमारे कितने टाइप के होते हैं और एपिथेलियल टिश्यू के एक्चुअली में फंक्शन क्या होता है। तो भाई एपिथेलियल टिश्यूज जो होता है ये आपकी बॉडी के सरफेस को कवर कर रहा होता है। तो भाई सरफेस को कवर कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है। प्रोटेक्शन के साथ साथ ये आपका एब्जॉर्प्शन का फंक्शन भी, चीजों को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। एंजाइम्स, हार्मोन को सिक्रीट करने का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो ये सारे फंक्शन कहीं ना कहीं आपके एपिथेलियल टिश्यूज परफॉर्म करते हैं, एक तरीके का बैरियर क्रिएट करते हैं। और इनके जो सेल्स होते हैं ना वो एकदम कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब अगल बगल में लगे हुए होते हैं इस तरीके से। बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है आपके सेल्स के बीच में, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, बिल्कुल बगल बगल में चिपक करके लगे हुए होते हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है। और ये आपके एपिथेलियल टिश्यू एक टाइप के मेम्ब्रेन के ऊपर बैठते हैं। जैसे कि आपको बैठने के लिए कुर्सी चाहिए होती है, जैसे कि आपको वॉल खड़ी करने के लिए, दीवार खड़ी करने के लिए जमीन की जरूरत होती है, वैसे ही इन सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, जिनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसके ऊपर ये आपके एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में, सेल्स में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है। एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज का ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन आपके एपिथेलियल टिश्यूज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टिश्यू, दैट इज द सिंपल स्क्वायमस टिश्यू। ये जो सिंपल स्क्वायमस टिश्यू होते हैं एक तो थिन होते हैं, ठीक है, थिन और फ्लैट सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? थिन और फ्लैट सेल्स होते हैं और वन लेयर प्रेजेंट होती है आपकी। क्या प्रेजेंट होती है? वन लेयर, एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से सेल्स की आपकी। ठीक है, इस तरीके से सिंगल लेयर आपके सेल्स की प्रेजेंट होती है। थिन होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं। इनका काम होता है चीजों को एक्सचेंज करवाने का या फिर कोई भी मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन करवाने का। क्या करवाने का? मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करवाने का या फिर मटेरियल का एक्सचेंज करवाने का काम करते हैं आपके सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स। इसी सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल सेल के एक टाइप होते हैं, दैट इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल। ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल होते हैं ना, होते ये भी थिन और फ्लैट सेल्स हैं बट मल्टी लेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर मल्टी लेयर्ड, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल में। ठीक है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल की बात करें तो तुम लोगों ने एक्सेल शीट देखी, एमएस एक्सेल में कैसे कैसे लंबे लंबे से कॉलम बने होते हैं। तो ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल में ऐसे लंबे लंबे से सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से लंबे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं सेल्स के ऊपर अगर आप छोटे छोटे से बाल बना दो, ऐसे छोटे छोटे से बाल बना दो, तो ये जो बाल आपको दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं सीलिया। ये जो सीलिया होता है एक्चुअली में आपके मूवमेंट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। और इसी टाइप के कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स को हम सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। जहां पे भी बॉडी में आपका मूवमेंट हो रहा होगा किसी चीज का, जैसे कि आपके ईसोफेगस में खाना मूव होकर के आपके पेट के अंदर जाता है, तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। क्यूबॉइडल, क्यूब देखा है? क्यूब
जो क्यूब होता है, ठीक है, ये तो क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं, इस तरीके से क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं आपके, ये आपका एब्जॉर्प्शन का सिक्रीशन का काम करवाते हैं। और एक होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल, जो कि किससे राइम कर रहा है, ग्लैंड से। तो जहां पे भी आपकी बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, सेबेशियस ग्लैंड हो गया, ऑयल ग्लैंड हो गया, ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। तो अगर मैं बात करूं आपके सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स की, तो लोकेशन, फंक्शन पढ़ने हैं आपको, ठीक है। लोकेशन क्या होती है, आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं और ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस क्या करवा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। ब्लड वेसल्स क्या करवा रही हैं, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करवा रही हैं। एल्वियोलाई क्या करवा रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज करवा रहे हैं। तो जहां पे भी आपकी बॉडी में किसी चीज का एक्सचेंज हो रहा होगा या फिर किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, वहां पे आपके प्रेजेंट होते हैं सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल। क्या करते हैं, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। इन्हीं के टाइप होते हैं आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल। ये आपकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, स्किन में। और इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन परफॉर्म करने का। क्या प्रोवाइड करने का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। मल्टी लेयर्ड होते हैं, मैंने बोला था मल्टी लेयर्ड सेल्स होते हैं, थिन सेल्स होते हैं, फ्लैट होते हैं। इसमें भी सिंगल लेयर होती है, क्या होती है, सिंगल होती है लेयर। और थिन और फ्लैट सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं, थिन एंड फ्लैट सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। देखो लिखा हुआ है सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स पे। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स कैसे बताए थे मैंने, कॉलम जैसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं आपके, कॉलम जैसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। जहां पे भी आपकी बॉडी में किसी चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा और या फिर किसी चीज का सिक्रीशन हो रहा होगा, वहां पे आपके कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज योर स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं का ही टाइप होता है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। अब देख सकते हो, देखो बाल बने हुए हैं छोटे से, इनको हम कहते हैं सीलिया। तो जब आपके कॉलमनार सेल्स पे सीलिया प्रेजेंट होता है, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो चीजों के मूवमेंट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, जैसे कि म्यूकस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जहां से आपका ओवरी में से एग आपके फेलोपियन ट्यूब तक आता है, ट्रेकिया में, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, जहां पे भी किसी टाइप का मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स पे, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स मैंने आपको बताया था क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं। इनका भी काम होता है एब्जॉर्प्शन करवाने का, किसी चीज का सिक्रीशन करवाने का, और यहाँ पे आप एक चीज याद रख सकते हो, दैट इज द एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन से आप याद रख सकते हो कि ये आपके प्रेजेंट होते हैं किडनी में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी में, और सिक्रीशन करवा रहे हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट में भी, सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट में भी आपके प्रेजेंट होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। और ग्लैंडुलर में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स के, अंदर के ऑर्गन्स के ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस को, म्यूकस को सिक्रीट करना, जैसे कि स्टमक में, कोलन में, पेनक्रियाज में, यूट्रस में, सर्विक्स में, लंग्स में, ब्रेस्ट में, इन सब में जहां पे भी किसी भी चीज का सिक्रीशन हो रहा होगा, जैसे कि आपका ग्लैंड्स में से सिक्रीशन होता है ना, डाइजेस्टिव जूसेस का, एंजाइम्स का, हॉर्मोन्स का, वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, जो कि आपके सिक्रीशन में, डाइजेस्टिव जूसेस के, सब्सटेंसेस के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब आप इतना परेशान मत हो, मैंने आपके लिए यहाँ पे ना एक टेबल बना ली है, यहाँ पे एक टेबल बना दी है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये टेबल में मैंने हर एक चीज, उनके फीचर, उनका लोकेशन और उनका फंक्शन सब कुछ मेंशन कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से टेबल बना दी है जिसमें फीचर भी मेंशन है, लोकेशन भी मेंशन है और उसका फंक्शन भी मेंशन है। आप ये चेकआउट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट आते हैं हम आपके कनेक्टिव टिश्यूज पे। अब मैं आपको बता चुकी हूं कि कनेक्टिव टिश्यू आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को या फिर मसल को, बोन को, इन सब को कनेक्ट करने का काम करती है। क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। इनके सेल्स जो होते हैं ना, वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब आपस में अगर सेल्स हैं तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत सारी प्रेजेंट होती है सॉरी
इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बहुत सारी प्रेजेंट होती है। और इन सेल्स के बीच में ना एक फ्लूइड जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इन सेल्स के बीच में एक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपका फ्लूइड इन नेचर होता है। कैसा होता है? इट इज फ्लूइड इन नेचर। और इस फ्लूइड इन नेचर आपकी जेली लाइक हो सकता है, बिल्कुल फ्लूइड हो सकता है, गाढ़ा गाढ़ा हो सकता है, या फिर रिजिड हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आप ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स ईंटों को आपस में चिपकाने के लिए बीच में सीमेंट यूज करते हैं, तो वो सीमेंटिंग का काम आपका ये मैट्रिक्स कर रहा होता है। सेल्स को आपस में जोड़े रखने का काम, सेल्स को आपस में जोड़े रखने का काम मैट्रिक्स करता है। जैसे कि आप ईंटें लगाते हो, पत्थर लगाते हो, पत्थर को अगर आपस में आपको जोड़ना होता है तो सीमेंट लगाते हो, सीमेंट का यूज करते हो, तो वो काम करता है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो नेचर होता है पर्टिकुलरली मैट्रिक्स का जो नेचर होता है कि मैट्रिक्स आपका जेली लाइक होगा, फ्लूइड होगा, डेंस होगा या फिर रिजिड होगा, ये आपके सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एक्चुअली में सेल्स किस तरीके के हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूं सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज द ब्लड, तो ब्लड आपका कैसा होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कैसा मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा? लिक्विड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, जो कि क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा के अंदर आपका रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, WBCs, और क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने पानी के अंदर बालू मिला दी, लाल बालू मिला दी, हरी बालू मिला दी, तो बालू आपकी पानी के साथ मिक्स नहीं होती है। ठीक है, उसमें सस्पेंडेड रहती है। सिमिलरली प्लाज्मा जो मटेरियल होता है, फ्लूइड मटेरियल होता है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, WBCs, प्लेटलेट ऐसे तैरती रहती है, सस्पेंडेड रहती हैं, वो उसके अंदर मिक्स नहीं होती। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स आपकी क्या करती हैं? मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में, गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ठीक है, WBCs क्या करती हैं? ये आपके फाइटिंग सेल्स होते हैं। आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फाइटर सेल्स होते हैं। अगर आपकी बॉडी में गलती से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर दिया तो उसको धाड़ धाड़ करके मारने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? जैसे कभी चोट लग जाती है तो खून बहने लग जाता है, तो खून को रोकने के लिए, वुंड की क्लॉटिंग करवाने के लिए, वुंड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं बोन आते हैं, दैट इज द आपका कैसा होता है? इसका मैट्रिक्स रिजिड होता है, हार्ड होता है। बोन के आपको सेल्स याद रखने पड़ेंगे जिनको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। बोन के सेल्स के ऊपर कि बोन जो है आपकी किन तरीके के सेल्स से मिलकर के बनी है, तो उनके सेल्स का नाम होता है ऑस्टियोसाइट्स। इसका जो मैट्रिक्स होता है काफी रिजिड होता है, हार्ड होता है, और आपकी बोन क्या करती है? आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आपके स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में हेल्प करती है। क्या करती है? आपका स्ट्रक्चर बनाती है, आपका स्केलेटल सिस्टम बनाती है आपकी बोन। ठीक है, इसी के जैसा प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, जो कि सेमी रिजिड होता है। कार्टिलेज कैसा होता है? सेमी रिजिड होता है। ठीक है, सेमी रिजिड होता है, और कार्टिलेज बना होता है कॉन्ड्रोसाइट्स नाम के सेल से। क्या बना होता है? कॉन्ड्रोसाइट्स नाम के सेल से। इनका जो मैट्रिक्स होता है ना, वो इसके अंदर शुगर और प्रोटीन्स की प्रेजेंस होती है, और सेमी रिजिड होता है। कैसा होता है? सेमी रिजिड होता है। जबकि बोन का जो मैट्रिक्स होता है ना, एकदम हार्ड होता है, उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट की प्रेजेंस होती है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट, आपको नाम याद रखना है कि मैट्रिक्स जो होता है बोन का, उसमें कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट। अगर मैं बात करूं कार्टिलेज की, तो इसके अंदर प्रोटीन और लिपिड्स की प्रेजेंस होती है। इनके सेल्स का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। और कार्टिलेज जो होता है ना, जैसे कि ये दो बोन है मेरी, तो दो बोन के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो मेरी बोन आपस में इस तरीके से घिसे ना, एक दूसरे को डैमेज ना करे, उनका सरफेस ऐसे रगड़ रगड़ के खराब ना हो जाए, तो उन दो बोन्स के बीच में आपका ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ताकि आपके बोन को प्रोटेक्ट कर सके। आपके ईयर में प्रेजेंट होता है, नोज में प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज आपका। नेक्स्ट आते हैं हम आपके लिगामेंट के ऊपर। तो लिगामेंट जो होता है ना, ये आपकी बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम कर रहा होता है। जैसे कि बोन की आउटर सरफेस, दो बोन के बीच का जो सरफेस है, उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ताकि बोन का आउटर सरफेस डैमेज ना हो। लेकिन इस बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम, आपस में इसको जोड़े रखने का काम करता है आपका लिगामेंट। क्या करता है? लिगामेंट। ये आपके बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है।
काफी स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी लिगामेंट इलास्टिक होते हैं आपके ये लिगामेंट। और भाई जो लिगामेंट होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा स्प्रेन, स्प्रेन मतलब मोच आ जाती है, ठीक है, एकदम से अगर हाथ मेरा मुड़ गया, ट्विस्ट हो गया तो मोच आ सकती है। तो ये मोच का एक्चुअली में रीजन लिगामेंट होते हैं। लिगामेंट टूटने की वजह से, फट जाने की वजह से, टियर हो जाने की वजह से हमको क्या हो जाती है, मोच आ जाती है, हमारी बोन जो है प्रॉपरली उस टाइम पे काम नहीं कर पाती है। और ये स्प्रेन जब ठीक होता है तभी हम ठीक से उस हाथ को या पैर को जहां पे भी मोच आई होती है उसको मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो स्प्रेन का मेनली रीजन लिगामेंट टियर होता है। इसी के साथ में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा टेंडन्स, ठीक है। टेंडन को आप बीएमडब्ल्यू से याद रख सकते हो। किससे याद रख सकते हो, बीएमडब्ल्यू, बोन और मसल। तो बोन को मसल से या फिर मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं आपके टेंडन, ठीक है। जैसे कि मेरी बोन है, बोन को मसल से कनेक्ट करना है, तो बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम आपके टेंडन करते हैं, ठीक है। ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन हल्के से इलास्टिक कम होते हैं, ठीक है, हल्के से इलास्टिक कम होते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, आपकी बोन को या फिर आपकी मसल को बोन से कनेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू पता है क्या करते हैं, आपकी स्किन को, आपकी जो स्किन है उसको मसल से कनेक्ट करते हैं। जब आप स्किन को स्ट्रेच करते हो तो ये बाहर तो नहीं आ जाती है, क्यों नहीं आ जाती, क्योंकि आपके मसल से कनेक्टेड है। तो जो भी आपकी स्किन को मसल से कनेक्ट करता है उनका नाम होता है एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू ना आपके बॉडी में कोई भी स्पेस अगर खाली रह गई है, कोई भी स्पेस अगर खाली रह गई है तो वो खाली हुई स्पेस को फिल करने का काम, उस खाली स्पेसेस को फिल करने का काम भी करते हैं। जैसे कि ब्लड वेसल्स जहां से फ्लो हो रही होती हैं, तो ब्लड वेसल्स के बीच में अगर कोई स्पेसेस खाली रह जाती है उसके आउटर पोर्शन में, तो उसके ऊपर आपके एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इन एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू में ना एक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है। क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस। ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, ये आपके WBCs की तरह होते हैं, मतलब आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल से, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो आपके एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहला तो स्किन को मसल से कनेक्ट कर रहे होते हैं, स्पेसेस को फिल कर रहे होते हैं और साथ में आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने के लिए मिलेगा आपको एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। ये एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू बताया क्या होते हैं, ये आपके फैट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके फैट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, फैट सेल्स। तो भाई फैट सेल्स जो होते हैं ना वो इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे कि आपकी वायर्स होते हैं, तो वायर्स के आसपास क्या है, प्लास्टिक कवरिंग होती है जो उसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है ताकि हमको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी को चोट ना लगे, हमारी बॉडी को इंसुलेशन मिले, तो उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके मस्कुलर टिश्यूज के बारे में, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यूज आपके 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो पहला मस्कुलर टिश्यू आपको पढ़ने के लिए मिलेगा स्केलेटल मसल्स, नेक्स्ट पढ़ने के लिए मिलेगा स्मूथ मसल और थर्ड पढ़ने के लिए मिलेगा आपको कार्डियक मसल। अब मसल के फंक्शन आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज, मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो आपकी मसल्स को मूव करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आपके बॉडीली मूवमेंट में, आपके बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन में मूवमेंट हो रहे हैं या आपके हाथ पैर जो हिल रहे हैं, इन सब के मूवमेंट करवाने में आपके मस्कुलर टिश्यूज हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको पढ़ने के लिए मिलेगा स्केलेटल मसल्स। ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ना, ये आपकी मोस्टली बोन से अटैच रहती हैं, बोन से अटैच रहती हैं। इनको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल्स और स्ट्राइएटेड मसल्स। और क्या बोलते हैं इनको, स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, इनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जिनके एक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम उनको स्केलेटल मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। और स्ट्राइएटेड मसल्स हमने इसीलिए बोला क्योंकि इनके अंदर ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देख रहे हो ये बैंड्स प्रेजेंट है, ऐसे लाइंस बनी हुई हैं, तो ये ऑल्टरनेट होते हैं, एक जगह पे होते हैं, एक जगह पे नहीं होते हैं, एक जगह पे होते हैं, एक जगह पे नहीं होते हैं। तो ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होने की वजह से, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होने की वजह से हम इन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। ये कैसी होती
होती हैं आपकी सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, कोई भी ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट होती और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। देख रहे हो कितने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं एक ही मसल के अंदर। तो आपको इनका लोकेशन और इनके स्ट्रक्चर का फंक्शन पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये मेनली आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? इंटरनल ऑर्गन्स में। इनको हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। अब इनका मीनिंग समझ लो क्या होता है। देखो, वॉलेंट्री का मतलब ऐसी मसल्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? हमारे हाथों में और हमारे पैरों में, क्योंकि हम अपने हाथों का मूवमेंट, अपने पैरों का मूवमेंट कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना जी। तो वो होती हैं वॉलेंट्री या फिर स्केलेटल मसल। जिन मसल्स के फंक्शन को, जिन मसल्स के एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उन टाइप की मसल्स को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। और इनमें जैसे आपके स्केलेटल मसल्स में ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट थे ना, इनमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इन्हें स्मूथ मसल्स बोलते हैं। ये कैसी होती हैं? लॉन्ग पॉइंटेड होती हैं, ऐसे स्पिंडल शेप्ड होती हैं। इनमें एक ही न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है, हैविंग ओनली सिंगल न्यूक्लियस। यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। यूनी न्यूक्लिएटेड का मतलब एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, स्पिंडल शेप्ड होती हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आपकी आइरिस ऑफ द आईज में, यूरेटर, लंग्स, ब्रोंकाई में, जिनके एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। इसी टाइप की इनवॉलेंट्री मसल्स आपको पढ़ने के लिए मिलेगी कार्डियक मसल, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट में प्रेजेंट होती है। ये भी आपकी टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, क्योंकि हार्ट के मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एक टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज द इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से ही आपका हार्ट जो होता है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन परफॉर्म कर पाता है। क्या परफॉर्म करवाता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन परफॉर्म कर पाता है आपके इन्हीं कार्डियक मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क की प्रेजेंस की वजह से। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि आपके हार्ट जो होती है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे कर पा रहा है? क्योंकि उनके अंदर कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज द इंटरकैलेटेड डिस्क। सिंपल। तो ये इस तरीके से मैंने इसका आपको चार्ट बना दिया, अब इसका एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। नेक्स्ट एंड द लास्ट आते हैं आपके नर्वस टिश्यू के ऊपर। नर्वस टिश्यू का डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपने पास इसको बना लेना। तो ये जो नर्वस टिश्यू होते हैं ना, ये आपके ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो आपके मैसेज को ट्रांसफर करवाते हैं। किसको ट्रांसफर करवाते हैं? दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, ठीक है। आपके ब्रेन से अगर कोई मैसेज डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है तो आपका नर्वस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कोई इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना होता है, तब भी आपके नर्वस टिश्यू ही काम करते हैं। या आपके इंफॉर्मेशन मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल सिग्नल्स के फॉर्मेट में ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक या फिर आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। आपके ऐसे स्टार शेप्ड मसल सेल्स होते हैं ये आपके, जिनके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द डेंड्राइट्स, ठीक है। ये होता है आपका शॉर्ट प्रोसेसेस डेंड्राइट। ये प्रेजेंट होता है बीच का पार्ट, दैट इज द सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन या फिर सोमा भी बोलते हैं, ठीक है। और बीच का प्रोसेस प्रेजेंट होता है एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन होता है ये लॉन्ग प्रोसेस, और इसका लास्ट पोर्शन जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सॉन की एंडिंग। क्या बोलते हैं? एक्सॉन की एंडिंग। इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा डेंड्राइट से एक्सॉन एंडिंग तक जाती है। कहां से जाती है? डेंड्राइट से एक्सॉन की एंडिंग पे। कभी भी इंफॉर्मेशन उल्टी ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, याद रखना ये चीज, हमेशा याद रखना। नर्वस टिश्यू में जो इंफॉर्मेशन होती है वो डेंड्राइट से एक्सॉन तक जाती है, कभी भी एक्सॉन से डेंड्राइट नहीं जाएगी, याद रखना ये चीज, ठीक है। एंड हियर वी एंडेड आवर
चैप्टर और ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मैं आपको होमवर्क रॉक स्टार बना सकूं। एंड अब बस जाते जाते क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है ताकि आपको मेरे सारे सेशंस के अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बस क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।